हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 का जो 5th चैप्टर चल रहा था, पदार्थों का पृथक्करण, जिसके 2 वीडियो हम कर चुके हैं, 1 और 2। और आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि होल चैप्टर का एक बार फिर से रिविज़न हो सके। तो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले है द्रव और उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंद के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। तो मैंने जब आपको चैप्टर रीड करवाया था तो मैंने बताया था कि निस्यंद का मतलब होता है फिल्टर करना। निस्यंद का मतलब होता है फिल्टर करना। कि देखो एक बार कि जब द्रव और कोई द्रव है और द्रव में ये आपका द्रव भरा हुआ है और इसमें जब कोई अविलेय पदार्थ मिला, अविलेय का मतलब है जो उसमें विलेय नहीं है। जब द्रव है और 10 द्रव में अविलेय पदार्थ है, यदि उस अविलेय पदार्थ को उस द्रव से यदि आपको अलग करना है तो उसे निस्यंद के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आपके चाय में, चाय जब हम बनाते हैं तो चाय पत्ती को और आपका जो आप चाय जो पीते हैं उसको छन्नी के द्वारा अलग करते हैं, तो वो भी एक तरीके का निस्यंद है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो निस्यंद किसे कहेंगे? फिल्टर को। तो द्रव और द्रव में यदि वो अविलेय कोई पदार्थ है, क्योंकि विलेय तो एक तरह से उसमें घुल जाता है, अविलेय क्या होता है? अलग से पड़ा हुआ रहता है। तो जब अविलेय को उस द्रव से अलग करते हैं तो वो निस्यंद के माध्यम से करते हैं। निस्यंद मीन्स होता है और उसका फिल्टरेशन करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कोई द्रव है और द्रव है, द्रव को वाष्प में हम चेंज कर रहे हैं, द्रव को किस में चेंज कर रहे हैं? वाष्प में। तो वाष्पन कहलाता है। जैसे पानी है, पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी जल वाष्प में या भाप में बदल जाता है। तो वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे फ्रेंड्स कि वाष्पन की जो विधि है उसका उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। कैसे? जैसे कि आपका एक ये पात्र है, इसमें नमक और पानी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नमक। जैसे कि मैं नमक को तो ही पिंक से डॉट कर देती हूँ, और एक बार रुकेंगे, एक बार, और जो आपका पानी है उसको मैं ग्रीन से शो कर देती हूँ। दिख रहा होगा आपको कि ये जो ग्रीन ग्रीन है ये तो क्या है? पानी। और जो पिंक है वो क्या है? आपका नमक। समझ में? अब देखो बाद में क्या होता है, जब मैं इसको पात्र को गर्म करती हूँ ना, तो पानी तो उड़ जाता है, हरा हरा तो उड़ जाता है, बचेगा क्या? पिंक। तो नमक इसमें रह जाता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आपके द्रव में यदि द्रव में कोई ठोस घुल रहा है, ठोस का मतलब है नमक घुल रहा है, हाँ, तो उसको हम वाष्पन विधि से कैसे अलग करेंगे? उसको हम गर्म कर दो तो पानी तो है, पानी या द्रव है वो तो उड़ जाएगा, मतलब उसका तो भाप बन जाएगा और वो ठोस उसमें बचा रह जाएगा। आगे देखेंगे कि जिस विलियम एक बार, हाँ, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके तो उस पदार्थ को संतृप्त विलयन होता है। जब पदार्थ में कोई और ना घुल सके, जब आपका कोई पदार्थ है और उसमें जब और घुलने की क्षमता ना हो तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर की इम्पोर्टेंट लाइन है, और मैं इनको दोबारा भी ढंग से और समझाऊंगी तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिए कि कोई पदार्थ है, जैसे कि आपने पानी है, पानी में आप नमक डाल रहे हो, नमक डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक ऐसी सीमा आ गई कि अब नमक उसमें घुल नहीं सकता, वो नमक वो उसमें एज इट इज़ ही पड़ा है, तब वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। यस, अब जैसे कि नमक था वो घुल नहीं रहा था, अब आपने उसको दोबारा से गर्म किया ना, तो नमक उसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। जब संतृप्त विलयन में कोई चीज़ नहीं घुलती है, सीधी सी बात है, जब संतृप्त विलयन में कोई चीज़ नहीं घुलती है तो आप उसे गर्म करिए, जब वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें घुलना भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जल विलेन पदार्थ विलेय पदार्थों में विभिन्न मात्राएं घोलता है। यस, जैसे कि आपके चीनी है, चीनी की यदि आपका आधा गिलास है, चीनी 5 गिलास घोलता है, तो हो सकता है नमक 6 चम्मच घोल दे या 7 चम्मच घोल दे। जहाँ चीनी की 5 चम्मच घोलता है तो हो सकता है उतना ही पानी 6 चम्मच घोल दे, 7 चम्मच घोल दे, तो सबकी मात्राएं अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स एक बार, अच्छा, एक ही स्लाइड 2 बार आ गई है, कोई बात नहीं, आप जो भी रह गया था मैं एक बार उसमें
चेक कर लूँगी। और वैसे मैंने पूरा जो चैप्टर है वो ढंग से स्लाइड्स में बनाया है ढंग से, तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो वही है, सेकंड फर्स्ट लाइन सेम ही है, ये सब मैं रीड करवा चुकी हूँ। आगे देखेंगे। आगे है, हाँ एक बात देखिए, हस्त चयन विधि क्या कहेंगे। हस्त चयन विधि, हस्त चयन विधि का मतलब जब कुछ ही कंकड़ पत्थर हो तब इसका उपयोग में लेते हैं। जैसे कि जब आप एक बार ध्यान से देखो फ्रेंड्स, आप मेरे को सुन लेंगे ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। और मैंने इसमें से सिर्फ छाट छाट के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये 3-4 स्लाइड बनाई है, जिसमें ये नंबर 1 है। 2 स्लाइड और आएंगी, 2 से 3 स्लाइड और आएंगी, जो कि इस चैप्टर का निचोड़ है। यदि आपने वीडियो ना भी देखी हो और इस वीडियो को आप देख लोगे ना, तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर का नाम है, क्या है, पदार्थों का पृथक्करण, मतलब हम पृथक कर रहे हैं, चीज़ों को पृथक कर रहे हैं। तो हस्त चयन विधि का मतलब क्या आता है, सबसे नंबर 1 विधि कौन है, हस्त चयन विधि। तो इसमें क्या था, जैसे आप घर में गेहूँ साफ़ करते हो, घर में से जैसे गेहूँ साफ़ करते हो, एक परात में जैसे आपने गेहूँ ले लिया, तो आपकी माँ वगैरह बोलती है कि इसमें से मिट्टी को छाट दे या फिर कंकर को छाट दो, तो वो सेम वो हस्तचयन विधि है। निष्पावन विधि क्या थी, निष्पावन विधि को कहाँ काम में लेते हैं, जब भारी और हल्के अवयवों को पृथक करना होता है, जैसे भूसा और अनाज। आपका एक परात है, उसमें अनाज भी मिला हुआ और भूसा भी मिला, दोनों मिला के एक मैं परात दे दूँ आपको, तो फिर आप कौन सी विधि लोगे, निष्पावन। क्योंकि जब कोई चीज़ भारी है और कोई चीज़ हल्की है, जब हल्की को भारी से अलग करना है तो निष्पावन विधि है, और डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, जैसे कि किस कैसे से काम में लेते हैं। चालन निषंद विधि का मत कहाँ पे काम में लेंगे, चालन विधि उस विधि को वहाँ काम में लेते हैं जब कणों की अमापों में अंतर हो। अमापों का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कण तो मोटा और एक कण है बारीक, एक कण मोटा है और एक कण है बारीक। जब चालनी या छन्नी से आप छानते हो, छलनी मतलब जो छलनी से छानते हो ना आप, तो क्या होता है, मोटा तो ऊपर रह जाता है और बारीक उसमें से फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। जैसे कि आपकी छलनी है, तो इसमें मोटा तो इसमें रह गया और जो बारीक है वो इसमें से छनकर बाहर आ गया। वही चाय पत्ती वाला सीन है, जैसे चाय से चाय पत्ती को छानते हो तो एक तरीके की फ़िल्टर करना ही होता है। चालन और निस्यंदन सेम सी है, चालन और निस्यंद सेम सी है, बस चालन का तो उपयोग ठोसों को ठोस के लिए करते हैं, निस्यंद का जहाँ तक उपयोग द्रव में करते हैं। समझ में आया फ्रेंड। जैसे चालन के द्वारा ही आप जैसे कि घरों में जैसे आप चावल वगैरह छानते हो, चावल है या फिर आप रवा वगैरह घर में कुछ ऐसा बारीक, जैसे कि बेसन वगैरह छानते हैं, उसमें से कुछ बारीक कुछ होता है तो वो उसके द्वारा अलग हो जाता है। निस्तारण, निस्तारण का मतलब क्या होता है, निस्तारण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले निस्तारण को पढ़ने से पहले अवसादन समझेंगे। अवसादन ये है जब द्रव में भारी कण तली में बैठ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब गिलास है, गिलास में कोई जैसे यहाँ पानी है, कुछ भी समझ लो, ये भरा पड़ा है और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ काला काला सा जम गया, मतलब कुछ ऐसा था जो जैसे रेत ही समझ लो, गिलास है भरा पड़ा है पानी से और ये जो रेत है वो रेत क्या हो गई, इसमें जम गई, तो इसको तो क्या बोलेंगे, अवसादन। और जब हम क्या करेंगे, ये जो पानी था ना, ये बाकी वाला पानी, इसको हमने क्या किया, गिलास को टेढ़ा किया और ये पानी हमने बाहर निकाल लिया। समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो इसे हम निस्तारण बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसी तरह है जैसे कि हम घर में पोए वगैरह नहीं छानते, जैसे हमने पोए को भिगोया, एक जगह रुकेंगे। देखो फ्रेंड्स, जैसे अपने घर में हम चावल बनाते हैं, सीधी सी बात यह है कि जब चावल बनाते हैं तो चावल को बनाने से पहले हम उसे पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगो दिया तो चावल तो नीचे जम जाते हैं और ऊपर जो गंदगी वगैरह होती है वो पानी में घुल जाती है। तो चावलों का पैंदे में जमना को तो हम बोलेंगे अवसादन हो गया। चावलों का तो अवसादन हो गया, मतलब चावल पैंदे में जम गए। लेकिन जो गंदगी थी, मिट्टी वगैरह, वो पानी में घुल गई। पानी में घुल गई तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पानी को ही निकालते हैं। और जो पानी को तिरछा, मतलब बर्तन को तिरछा करके जो पानी को निकालना ही क्या कहलाता है, निस्तारण। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। दोबारा से निस्यंदन के बारे में पढ़ेंगे। द्रव और उसमें विलय को निस्यंद से अलग करते हैं, जैसे छन्नी और चलनी। जैसे हम चाय छानते हैं ना, जैसे ये कप चाय, इसे कप ही मानेंगे, कप है और इसको छन्नी के द्वारा हम चाय को छान रहे हैं, तो निस्यंदन कर रहे हैं ना, फिल्टर कर दिया ना आपने एक छन्नी के माध्यम से उस दोनों चीज़ों को। और थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग होता है डंडियों से अन्य कण व अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को। जैसे कि आपका मैंने बताया था चैप्टर में, जैसे कि ये आपके बाजरा ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये बाजरा था,
तो बाजरा को और ये इसको भूसे को अलग करने की विधि क्या, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को आप सबसे ज़्यादा कृषि में काम में ले रहे हो। कृषि में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर जिसके द्वारा आपके भूसा और आपका जो अनाज है वो अलग होता है, वो थ्रेसिंग के माध्यम से होता है, जिसका स्वरूप आजकल आधुनिक मशीनों ने ले लिया है, तो उस काम भी हल्का हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे वाष्पन और संघनन के बारे में। जो बेसिक सा डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये एक बार ध्यान से एक बार सीख लीजिए। एक बार बैठा लोगे दिमाग में तो फिर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। वाष्पन का होता है द्रव से वाष्प में बदलना। आपका कोई द्रव है और द्रव का वाष्प मतलब होता है भाप, गैस के रूप में बदलना, द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। समझ में आया फ्रेंड्स। ये चित्र देखिए, ये आपका एक पात्र है और इस पात्र में पानी भरा है। जब मैं इसको गर्म करूँगी, तब मैं इस पात्र को गर्म करूँगी ना, तो पानी का देखो आपको दिख रहा होगा, पानी का स्तर कम होता जा रहा है। कहाँ तो यहाँ तक पानी था, अब वो यहीं तक रह गया, तो पानी का स्तर कम होता जा रहा है, मतलब पानी भाप बन के उड़ता जा रहा है या भाप में बदल रहा है। समझ में आया। द्रव में घुले ठोस को इसको काम में क्यों लेते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है वाष्पन को काम में, क्योंकि एक तो नेचुरली वाष्पन होता है। समझ में आया फ्रेंड्स। नेचुरली का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, जैसे कि समुद्र का पानी उड़ना या टंकियों का जैसे टंकियाँ हैं या फिर खुले में जो पानी है उसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उड़ जाना, या फिर आप बोलते हो जल स्तर का घटना, ये सब प्रकृति द्वारा होता है। लेकिन मनुष्य के द्वारा, मनुष्य इस काम को कर रहा है, वाष्पन विधि को काम में ले रहा है। क्यों ले रहा है, तो कुछ तो रीज़न है, तभी तो ले रहे हैं। तो मनुष्य इसलिए कर रहे हैं कि उस द्रव में जो जो घुले हुए कुछ कण हैं या लवण हैं या कुछ ऐसे केमिकल घुले हुए हैं जो हमें प्राप्त करने हैं। जैसे कि नमक युक्त पानी है, नमक युक्त पानी है और उससे मुझे नमक प्राप्त करना है। जैसे कहते हैं ना, एक तो नेचुरली नमक प्राप्त होता है हमें, जैसे सांभर झील वगैरह है समुद्रों से। एक हम घर में नमक बनाना चाहते हैं, तो घर में नमक बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, नमक को पानी में घोल लूँगी। कैसे बनाते हैं, या घुला हुआ पानी, नमक से युक्त पानी ले आऊँगी, उसको मैं गर्म करूँगी, तो पानी तो भाप बन के उड़ता जाएगा और नमक हमारे बर्तन में बच जाएगा। और जल का सूर्य और गर्म ताप मिलने पर भाप या वाष्प में बदलना। समझ में आया। जहाँ जहाँ जल है और वहाँ वहाँ यदि उसे सूर्य का ताप मिल रहा है या फिर प्रकृति द्वारा ताप मिले या फिर मनुष्य कृत्रिम रूप से उसे ताप प्रदान करे, तो जल का भाप में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। संघनन का मतलब क्या है, संघनन का मतलब होता है वाष्प का द्रव में बदलना। संघनन का मतलब क्या होता है, वाष्प का द्रव में बदलना। जैसे कि आपके बारिश होती है, बारिश कैसे होती है, तो बारिश इस प्रकार होती है। बारिश जैसे होती है जैसे कि आपके बादल है, बादलों में क्या होती है, जलवाष्प भरी हुई होती है। क्योंकि जो समुद्र का पानी था वो जलवाष्प बन के उड़ गया कहाँ गया, बादलों में चला गया। बादलों में वो जलवाष्प भर गई, मतलब बादलों में जलवाष्प भरी हुई है। अब जब बादल आपस में आते हैं ना पास पास, तो वो टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं ना, तब वो जो भाप थी ना वो द्रव के रूप में चेंज हो जाती है और वाष्प बन जाती है। सेकंड एग्जांपल लेंगे, जैसे कि भगोना है और इसमें हम कुछ सब्जी वगैरह बना रहे हैं, कुछ भी मान लो, गर्म पानी है, यहाँ तक तो गर्म पानी है। समझ में आया। यहाँ ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये पानी था, मतलब मैं इतने पानी को मैं गर्म कर रही हूँ। ये जो भगोना है ना, आधा सा भगोना है, इसको मैं गर्म कर रही हूँ और मैंने ऊपर से ढक दिया। इस भगोने को मैंने ऊपर से ढक दिया और ऊपर मैंने कुछ बर्फ़ डाल दी या फिर ठंडा पानी का एक गिलास डाल दिया। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये जो ऊपर का जो गिलास है ना, चूँकि ये भी गर्म होने लगेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर है ना, ठंडा भी होता जाएगा। तो प्लेट है ना, प्लेट, आपकी प्लेट को हटा के देखना, उस प्लेट पे से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा होता है। तो आप सोचेंगे पानी कहाँ से आया, तो आपकी जो भाप थी ना, जो ये जो गर्म पानी की जो भाप बन रही है, ये जो गर्म पानी की, देखो थोड़ा बड़ा देख लेंगे, हाँ, ये जो गर्म पानी की जो भाप थी ना, ये जो भाप बन के जा रही है, ये उस प्लेट से टकराएंगी। और चूंकि प्लेट पे हमने क्या रख रखी है, आइस, आइस, तो वो आइस से टकरा कर वो नीचे दोबारा संघनित होती जाएंगी। तो संघनन का सीधा सा अर्थ क्या है, संघनन का सीधा सा अर्थ है कि वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना। वाष्पन का सीधा अर्थ है द्रव का वाष्प में बदलना। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं।
द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। आगे देखेंगे। हाँ, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कैसा है मैं ये बताना चाह रही हूँ इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि ये आपका विलियन है। ये आपका क्या है, विलियन। मैंने इसमें नमक डाला और नमक क्या डाला तो नमक के यहाँ पे लग गया ढेर। नमक का क्या लग गया, ढेर। फिर और नमक डाला तो और लग गया ढेर। मतलब पहले से ढेर था और बड़ा ढेर लग गया। फिर से देखेंगे, ये जो विलियन है, ये विलियन है, समझ लो पानी है। पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, वो तो घुल रहा था, इसमें तो घुल गया। इसमें क्या हुआ, घुला ही नहीं, ढेर लगना स्टार्ट हो गया। फिर और डाला तो घुला नहीं और बड़ा ढेर लगने स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पानी है या जो आपका विलियन है ना, वो अब नमक नहीं घोलना चाहता। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब नमक नहीं घोलना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे विलियन को संतृप्त विलियन कहते हैं, जब विलियन में और कुछ घोलना बाकी ना रहे या वो मना कर दे आपसे कि मैं अब कुछ नहीं घोल सकता, तो ऐसे विलियन को संतृप्त विलियन कहते हैं। जिस पदार्थ में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा है, जब विलयन में और अधिक ना घुल सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई भाई, यदि ऐसे ही विलयन प्राप्त होते रहे, यदि हमें संतृप्त विलयन नहीं प्राप्त होते रहे तो फिर हम कुछ घोल ही नहीं सकते। तो इसका सीधा सा इलाज है कि आप उस संतृप्त विलयन को गर्म करना स्टार्ट कर दे। क्या करना स्टार्ट कर दे, उस संतृप्त विलयन को गर्म करना स्टार्ट कर दे। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कि स्लाइड है, हाँ फिक्स करेंगे एक बार। जैसे कि आपका ये संतृप्त विलयन था, इसमें घुल नहीं रहा था, ये ढेर लगा हुआ है, इसको गर्म करो। गर्म किया, ये आपका ढेर छोटा हो गया। और गर्म किया तो ये ढेर और भी छोटा हो गया। जैसे कि इसको नमक ही मान लें, क्या ये नमक का ढेर लग रहा है, गर्म किया तो ये ढेर छोटा हुआ। ध्यान से देखिए, ये वाला छोटा सा है। और फिर और गर्म करेंगे तो नमक पूरी तरह इसमें घुल गया। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। समझ में आया। यदि किसी पदार्थ के विलयन को हम गर्म करेंगे तो उसमें कितना ही पदार्थ घोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3-4 स्लाइड्स थी, इसके माध्यम से मैंने आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दिया है। एक बार फिर से देख लेंगे आप। ये तो चैप्टर का ही है, तो आप पढ़ लेना वहाँ से। कुछ एक दो लाइन रह गई हो तो बाकी इम्पोर्टेंट था जो मैंने सारा इन स्लाइड्स में लिख दिया है। जैसे हस्ते चयन विधि है, समझा दिया। निष्पावन है, चालन है, निस्तारण है, निस्यंद है, थ्रेसिंग है, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाष्पन और संघनन के बारे में हम डिफरेंस भी समझ चुके हैं। उसके बाद ये भी पढ़ चुके हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यदि हमें संतृप्त विलयन में और घोलना है तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन है, इनका आंसर करेंगे आप फटाफट से। कुछ जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना अति लघुत्रात्मक, वो मैंने छोड़ दिए हैं। वो आपको सीधे सीधे लाइन थे जो मिल जाएंगे। बाकी आप ये वाले क्वेश्चंस कीजिए कि धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। तो आप बताइए क्या कहते हैं। यह आपका धान है, ये बताया था ना, बाजरे का पेड़। या फिर धान मतलब होता है गेहूँ, तो ये गेहूँ है। तो ये गेहूँ के दानों को डंडियों से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते और मलाई इस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है निस्यंद। क्या कहलाती है, निशयंदन। निस्यंद का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब होता है, फिल्टर करने के लिए आप या चालनी का प्रयोग कर सकते हैं, छन्नी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने क्या किया, जब कपड़े पर दूध को उंडेला, आपने कोई कपड़ा लिया, उस पर दूध को उंडेला, तो क्या करा, दूध तो नीचे रह जाएगा और जो मलाई है वो ऊपर रह जाती है। तो पृथक्करण की अवधि निस्यंद कहलाती है। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा, अब आप खुद ही बताइए कि समुद्र के जल से नमक कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सीधा सा आंसर होगा वाष्पन विधि के माध्यम से। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये हमने गड्ढे कर लिए, 4 ये गड्ढे कर लिए हमने, इसमें भर गया पानी। अब ये पानी है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उड़ जाएगा और इसमें हमें नमक बच जाएगा। तो वाष्पन की विधि के द्वारा हमें नमक प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि
जब पंकिल जल को, पंकिल का मतलब है गंदा जल को, पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है और इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं और इससे उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निस्तारण। क्या कहेंगे? निस्तारण। देखो फ्रेंड्स, जो अवसादन और निस्तारण जो विधियां हैं ये दोनों एक साथ चलती है। जब आपने पंकिल जल मतलब जो गंदा जल है जब उसको बाल्टी में रखा तो क्या हुआ, जो आपकी गंदगी थी वो तो ज़मीन में बैठ गई, तली में बैठ गई, तो उसको तो अवसादन कहेंगे। और उसके बाद आपने जो स्वच्छ जल था वो ऊपर से पृथक कर लिया तो उसे क्या, कौन सी विधि कहेंगे? उसे हम निस्तावन विधि कहेंगे। असत्य असत्य पर चलेंगे कि दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है क्या? तो थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए कि निस्यंदन विधि का प्रयोग तो हम ऐसी जगह कर ही नहीं सकते जहाँ दोनों ही क्या हो, द्रव हो। दोनों ही क्या हो, द्रव हो। अब द्रव में भी वहाँ कर सकते हैं जब द्रव आपस में घुले नहीं। समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि जब सब्जी खाते हैं और सब्जी में वो तेल की तरी सी ऊपर आ जाती है ना, तो आप उसको क्या, तरी को अलग कर लेते हैं। तो जब वो द्रव आपस में मिले ही ना तो और उसकी एक अलग सी सतह बन जाती है तो सतह को हम निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। लेकिन दूध और जल तो आपस में मिक्स है, दूध और जल तो क्या है, आपस में मिक्स है, तो उनको हम निस्यंदन विधि द्वारा तो पृथक कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हम निस्यंदन विधि द्वारा पृथक। तो ये क्या होगा, इसका आंसर असत्य होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब निष्पावन विधि क्या है? निष्पावन विधि होता है भारी और हल्के कणों को अलग करने वाली विधि। तो नमक और चीनी में क्या भारी और हल्के जैसा कुछ होता है क्या? नहीं। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये तो जैसे अनाज और भूसे को अलग कर रहे हैं, या फिर आपके गेहूं में मिट्टी भरी हुई है तो उसको अलग कर लो, तो हवा के माध्यम से गेहूं आपका एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, मिट्टी उड़ के दूर चली जाएगी। चाय की तो ये भी रॉन्ग है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक कर निस्यंदन द्वारा, यस दिस इज द आंसर ऑफ निस्यंदन विधि को तो इस जगह काम में लेते हैं। जैसे चाय की पत्ती को चाय से पृथक करना हो तो हम छन्नी का प्रयोग कर लेंगे, छन्नी का प्रयोग करेंगे तो छन्नी क्या करेगी, चाय की पत्ती को तो अपने पास रख लेगी और चाय को उसमें से निकाल देगी। अनाज और भूसे को पृथक कर निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा निष्पावन विधि। अनाज और भूसे को निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए आपके सामने, चाहे अब आगे क्वेश्चंस नहीं है, बस 4 क्वेश्चन थे, तब भी आपको एक आइडिया लगा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप चैप्टर नहीं समझ में आया आपके तो आप ये वाली वीडियो देखो, ये वाली वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझा देगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कहीं से भी कन्फ्यूज़न रहने की गुंजाइश ही ना रहे। समझ में आया फ्रेंड्स? एक बार मैं आपको हल्के से बता देती हूँ, जो आपके निष्पावन जो विधि है वो आपके भारी और हल्के कणों को अलग करने की है। भारी और हल्के कणों को अलग करने की विधि है निष्पावन। समझ में आया? जैसे कि अनाज और भूसा ये दोनों क्या है, हल्का और भारी है। समझ में आया? अनाज भूसा ले लीजिए, या फिर आपके गेहूं में पत्तियाँ, जैसे कई बार हम नीम की पत्तियाँ नहीं डाल देते क्या अनाज में, तो नीम की पत्तियों को अनाज से अलग करने के लिए आप पंखा चला दिए, पंखा भी तो निष्पावन का ही काम कर रहा है। आप घर में पंखा यूज़ लेते हो, वो स्टैंडिंग फैन आता है ना, खड़ा पंखा, वो स्टार्ट कर दीजिए तो पत्तियाँ उड़ के दूर चला जाएगा और भारी अनाज नीचे रह जाएगा। तो निष्पावन विधि को ऐसी जगह पे काम में लेते हैं। और फिर चालन विधि, चालन विधि का मतलब होता है चालन, मतलब चलनी, चलनी का प्रयोग। जैसे आपने कभी भवन निर्माण होते हैं तो वो नहीं करते कि चालन, चालने से वो छानते हैं बजरी, बजरी नीचे आ जाती है, कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं, तो वहाँ चालन विधि। जैसे कि हम जैसे घर में हम आटा छानते हैं तो वो ऊपर के जो निकलते तुसे वगैरह वो ऊपर रह जाते हैं, आटा नीचे रह जाता है, तो उस जगह चालन काम में लेते हैं। या फिर जहाँ पे कंक एक मोटा हो और एक छोटा हो, सॉरी ये मोटा ले लिया और इतना सा छोटा ले लिया, इस टाइप के, तो मोटे वाले ऊपर रह जाते हैं, छोटे निकल जाते हैं, वहाँ चालन का प्रयोग करेंगे। और चालन का भी तरह ही सेम निस्यंद है, चालन और निस्यंद एक ही है, फिल्टर ही तो कर रहे हैं। फिल्टर का मतलब होता है उसका अलग अलग करना। फिल्टर में जैसे चाय से पत्ती को अलग करना, और जैसे कि आप परत बन जाती है द्रव में, कोई अलग सी सरफेस बन जाती है, जैसे ऑयल की सरफेस बन गई, हाँ, तो ऑयल की सरफेस बन गई तो इसको ऑयल को ही अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अवसादन, अवसादन का तो मतलब सीधा सा ये है, बस तली में जम जाना, ये अवसादन है। और निस्तारण का मतलब है ये जो पार्ट है
इस ये जो पार्ट है अलग से जो अभी भरा पड़ा है इसको निकालना निस्यंदन कहलाता है। थ्रेसिंग तो आप जानते ही हो, वो सीधे डायरेक्ट खेतों में काम में लेते हैं जो अनाज और भूसे को अलग करती है। और उसके बाद हमने वाष्पन और संघनन पढ़ा। वाष्पन का सीधा सा मतलब ये था कि आपका द्रव का भाप में बदलना, द्रव टू भाप, और भाप टू द्रव चल रहे हो तो संघनन विधि काम में ले रहे हो। यस, समतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें और अधिक घुलने की गुंजाइश ही ना बचे, इस तरह से बचने लग जाओ, संतृप्त विलयन है। आपको ये हटाना है, नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, तो फिर उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतृप्त विलयन को गर्म करो तो उसमें घुलना और स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये सब समझ में आया होगा। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट सा है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, और आपको तरीका कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट लिख के भी बताइए, ताकि कोशिश रहेगी और भी अच्छा करने की। वैसे कोशिश तो हमेशा रह ही रही है कि अच्छे से अच्छा लाए आपके सामने, फिर भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।